आज के लेक्चर में हम लोग रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस एंड मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है और इसे सॉल्व करने की क्या ट्रिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ फर्स्ट वाला, ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.29। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.29 है। देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में आपसे मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। और आपका जो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है आपका सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर से हमें क्या पता चल रहा है कि सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन पहले मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमारा सॉल्यूशन किससे बना है, हमारा सॉल्यूशन बना है वाटर प्लस इथेनॉल से। ठीक है, वाटर प्लस इथेनॉल से। चलिए, तो सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, फिर इसमें पूछ रहा है कि इन विच, इसमें कह रहा है कि इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज। देखते हैं मोल फ्रैक्शन दिया है क्वेश्चन में, और क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कितना दिया है देखते हैं। दिया है आपका 0.040 इथेनॉल दिया है, और साथ में क्या दिया है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है। क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 है। और वैसे भी हमें पहले से भी पता होता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन भी है कि 1 है। चलिए, तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है एंड आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है। और कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करना है हमें मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मतलब मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या नीडेड है, पहले ये चेक करते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये दो चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे। जो भी चीज गिवन है उसकी हेल्प से पहले हम ये इन दो चीजों को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हमारा फाइनल कैलकुलेशन करके मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। अब जैसे हमें सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर प्लस इथेनॉल से जो हमारा सॉल्यूशन बना है, उसमें सॉल्यूट कौन है ना, उसमें सॉल्यूट, इन दोनों में से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तब तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे ना। तो पहले तो हमें थ्योरेटिकली भी पता चल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, वाटर में इथेनॉल को घोल करके सॉल्यूशन बनाया गया। तो थ्योरेटिकली हमें ये पता चल रहा है कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है और इथेनॉल हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो हमें इसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। वैसे तो क्वेश्चन में ही गिवन है, थ्योरेटिकली भी पता चल रहा है, लेकिन मैं इसे आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकती हूँ कि इसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो इथेनॉल है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो पढ़ के समझ में आ रहा है। बाई चांस अगर कोई इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया और वहां पे आपको थ्योरेटिकली आप नहीं पकड़ पाए कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तब आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है ना। एक चीज का हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है, एक चीज का मोल फ्रैक्शन गिवन है, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, कुछ भी हो,
दो में से एक चीज जिसका भी सॉल्यूशन बना है उसमें से दो में से एक चीज का हमें मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मोल फ्रैक्शन हमें पता है। अब जब एक का मोल फ्रैक्शन हमें पता होता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोग जितने स्टेप्स फॉलो करेंगे मैं उसको यहाँ पर लिखती रहूंगी, ठीक है। क्यों लिखूंगी? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप लोग एज सिंगल क्वेश्चन मत लिया करिए। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए तो वहां से जितने भी मास्टर पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको नोट करते रहिए, साइड पे नोट करते रहिए, क्योंकि वही मास्टर पॉइंट्स आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करने में काम आते हैं, ठीक है। आपको हर बार हर क्वेश्चन से कुछ नए ट्रिक्स मिल जाते हैं, कुछ टिप्स मिल जाते हैं, कुछ मास्टर पॉइंट्स मिल जाते हैं, है ना। तो उसको मेंशन करते रहिए, उसको एज पॉइंट लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप 1 में हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट दो में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फर्स्ट स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में हम लोग काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 का यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कौन सा हमारा सॉल्यूट है और कौन सा हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, मान लीजिए ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल का ये जो मोल फ्रैक्शन है इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, काई ए है। अब हमें काई बी पता करना है तो क्या हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑफकोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 है। तो काई ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, क्या दी है 0.040 प्लस काई बी आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 1 है। तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस व्हाट, 1 माइनस आपका ये हो जाएगा 0.040। तो अब बस माइनस कर लीजिए, माइनस करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे माइनस कर लेती हूँ, देखिए क्या होगा, 1 है ना, 1 में से आपको करना है, कितना करना है, ये इतना करना है। तो ये आपका क्या है 0.040, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, ओके। इधर क्या बचा हमारा 9। तो हमें क्या मिल रहा है आंसर 0.960। काई भी मिल गया ना। देखिए किसका मोल फ्रैक्शन मिल गया हमें, वाटर का मोल फ्रैक्शन मिल गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन मिल गया। देखिए अब हमारे पास दोनों का मोल फ्रैक्शन है। मान लीजिए अगर हमें ये थ्योरेटिकली ना पता होता, मैंने तो आपको क्वेश्चन में थ्योरेटिकली ही पढ़ के बता दिया कि इस पे लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर मींस कि वाटर इन वाटर, मतलब वाटर में आपने इथेनॉल को डिसॉल्व किया है। वाटर आपका ज्यादा है इसलिए वो सॉल्वेंट है, इथेनॉल आपका कम है इसलिए वो सॉल्यूट है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे पता करें, तो मैथमेटिकली देखिए कैसे पता किया आपने, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, उस वाले फॉर्मूले का यूज करके पता किया। देखिए इसमें से दोनों में से किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, अगर आप देखें तो इसका 0.96 है और इसका कितना है 0.04 है। तो कौन सा ज्यादा है, वाटर ज्यादा है ना। तो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कम है, जिसके नंबर ऑफ मोल से सॉल्यूशन में कम है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, है ना। ये चीज आपको पहले से पता है, मैं पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट क्या है आपका ज्यादा है, जिसका अमाउंट लार्ज है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जिसका अमाउंट स्मॉल है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना। तो मोल फ्रैक्शन से क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है मतलब वाटर ज्यादा है ना। गिवन सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और ये आपका सॉल्यूट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इसको हमेशा देखिए, ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम आता है मोल फ्रैक्शन में। तो अभी आप लोग फेयर में क्या मेंशन करेंगे, फेयर में ये पूरा इतना मेंशन कर लीजिए, ये इतना पूरा स्टेप 1 लिख करके मेंशन कर लीजिए, ठीक है। इसे एज पॉइंट मेंशन करिए, एज मास्टर पॉइंट इसे मेंशन करिए। तो फर्स्ट आपने ये किया, ठीक है, स्टेप 1 आपने ये किया। तो ये आप लोगों ने फेयर में मेंशन कर लिया है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 में चलते हैं। अब हमें क्या करना है देखते हैं। हो गया, मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, हो गया होगा, और अब मैं रब कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है हमें। अभी हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इसमें इथेनॉल है, इतना हमारा हो गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे। यानी कि अभी हम लोग जान चुके हैं कि हमें किसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन होगी उसका यूज करके करेंगे। तो इथेनॉल से रिलेटेड क्या दिया है क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन दिया है। तो चलिए इसी मोल फ्रैक्शन का यूज करके इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपको दिया है ना, तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की बात करें, अभी के लिए मैं इसे रब कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास स्पेस की कमी है। तो चलते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यानी कि ऑफ सॉल्यूट या फिर इथेनॉल, यहाँ पे इथेनॉल मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सॉल्यूट आपका इथेनॉल है। क्या होता है सॉल्यूट का, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना हो, उसका फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, है ना, इथेनॉल। चलिए हम लोग यहाँ पर इसे Chi1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अभी के लिए अपने समझने के लिए, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी Chi1 नहीं, N1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अभी हमारे समझने के लिए। और नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल यानी कि N1 प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं, N2, है ना, N1 प्लस N2, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब समझिएगा हमें क्या चाहिए, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए, N1 की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग N1 इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कहीं से N2 पता चल जाए, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल तो हमारे पास है ही, यहाँ पे ये तो हमारे पास है ही, है ना। अब अगर कहीं से हमें N2 की वैल्यू पता चल जाए तो N1 तो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो अब N2 कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, अब इसको समझते हैं। तो इसको मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हमें पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे पता चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन में वाटर से रिलेटेड क्या गिवन है। क्वेश्चन में वाटर से रिलेटेड गिवन है सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी। अब क्वेश्चन में वाटर की सिर्फ डेंसिटी गिवन है, तो सिर्फ वाटर की डेंसिटी का यूज करके हम लोग वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोचिए, डेंसिटी अगर पता हो किसी चीज की तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके आगे का कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ, ठीक है, साइड में। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टेप 2 में हम लोग वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे करना है, हमें समझते हैं। मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको। वाटर की क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, और हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, N चाहिए। यहाँ पे हमने N2 से रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए हम लोग N2 मान लेते हैं, हमें N2 चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेंसिटी का यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। वाटर की डेंसिटी मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जनरली डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, है ना, मास पर वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में हमें डेंसिटी सिर्फ पता है, न तो मास पता है न तो वॉल्यूम पता है। अब आगे कैसे बढ़े, कैसे निकाले नंबर ऑफ मोल्स, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में हमें सर्च करना ही पड़ेगा, मास या फिर वॉल्यूम। ये तो चेक करना पड़ेगा कि सिर्फ एक चीज दे दिया है तो उससे तो हमारी बात नहीं बनेगी, है ना। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ और तो गिवन ही होगा
जिसकी हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, मोलैरिटी पूछ रहा है ना, सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछ रहा है, और क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो क्या मोल फ्रैक्शन का मास से कोई रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन का क्या मास से कोई रिलेशन है क्या? ऐसे अगर डायरेक्टली फॉर्मूला देखें तो कोई रिलेशन है क्या? या फिर अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करें, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करें, डेफिनेशन दे मोल फ्रैक्शन का, तो वहां पे मास या फिर वॉल्यूम टर्म आता है क्या डेफिनेशन में? नहीं आता, नहीं आता ना। मोलैरिटी में आ जाते हैं, मोलैरिटी में चेक करते हैं क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है मोलैरिटी पूछ रहे हैं। तो मोलैरिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो मोलैरिटी के डेफिनेशन में मास या फिर वॉल्यूम टर्म आता है क्या? बिल्कुल आता है। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन की? हम लोग यही बोलते हैं ना कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिसॉल्व होते हैं उसे ही हम लोग सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं, है ना। क्या होती है मोलैरिटी की डेफिनेशन कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं वही सॉल्यूशन की क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन से हमें क्या पता चला, 1 लीटर, है ना, सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिसॉल्व नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें पता चल गया ना कि मोलैरिटी की बात हो रही है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो क्या हमें वी मिल गया है क्या? बिल्कुल मिल गया, डेफिनेशन से हमें मिल गया ना। मोलैरिटी की बात की जा रही है और कोई स्पेशल वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम 1 लीटर लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं तो हम लोग यही बताते हैं ना, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। देखिए कैसे क्वेश्चंस घुमाते हैं, डेफिनेशन से हमें निकालना पड़ रहा है कि वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 1 लीटर है। चलिए 1 लीटर हमें वॉल्यूम पता चल गया। अब हमें 2 चीजें पता चल गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डेंसिटी पता चल गई है, वॉल्यूम पता चल गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमारे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमारे पास ये है और ये है, तो क्यों ना हम इन दोनों की हेल्प से पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर का, फिर मास की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले मास कैलकुलेट करते हैं। कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, D इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, है ना। M क्या है, मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो M इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। चलिए 1 ग्राम पर ml इंटू क्या है, चलिए ये पर ml है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, पर ml, है ना। उसके बाद क्या है, इंटू V क्या है, V की वैल्यू कितनी दी है, 1 लीटर। अब देखिए 1 लीटर दिया है यहाँ पे, V 1 लीटर दिया है, लेकिन डेंसिटी किस में होती है, पर ml में होती है। तो हमें कैलकुलेशन के वक्त दोनों की यूनिट सेम रखनी पड़ेगी ना, तो इसे भी हम लोग ml में रख लेते हैं। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होता है ना। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो हमने रख लिया, ठीक है। चलो ml से ml कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम मास हमें मिल गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या क्या किया उसे हमें साइड में मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सॉल्यूट को रिकॉग्नाइज किया था मैथमेटिकली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े क्वेश्चन में, हम आगे बढ़े तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोगों ने किया कि हमने वाटर का मास निकाला। कैसे निकाला, बाय यूजिंग डेंसिटी एंड वॉल्यूम, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ वाटर। समझिएगा कैसे किया आपने, m इज इक्वल टू D इंटू वी करके। D आपको गिवन था और V 1 लीटर आपने पहचाना है। कैसे पहचाना है, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। सारी चीजें जो भी आपको मिल रही है यहाँ से, जो भी आपको टिप्स मिल रहे हैं
उसको मेंशन करते रहिए साथ साइड में, ठीक है। स्टेप 2 हो गया, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे मेंशन करिए, इसको कॉपी पे फेयर करिए पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मास हमें मिल गया है ना, अब देखिए मास मिल गया, अब इसके आगे क्या करेंगे। अब जब हमें मास मिल गया है और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मैंने आपको जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको मास और नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड दोनों को रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला बताया था ना। क्या बताया था फॉर्मूला? N=W/M, है ना। मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, है ना। ये क्या है आपका? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना दिया है यहाँ पे? मास कितना दिया है? M=1000 दिया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसको W से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग अभी मोल कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मास इन ग्राम को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़े तो देखिए मास इन ग्राम हमें कितना मिला है वाटर का? अभी कितना मिला है हमें? मास इन ग्राम वाटर का कितना मिला है? यहाँ पे हमें मिला है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे m से रिप्रेजेंट किया था, डेंसिटी के टर्म में हम लोग मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने m से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अभी आगे हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाने हैं और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मास को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे स्मॉल w कर देती हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग कॉपी देखें और कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल w लिख देती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे इसको स्मॉल w के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे ऐसा रखते हैं। अदरवाइज बाद में ऐसा ना हो कि आप, चलिए अच्छा, 1000 ग्राम हमें मिल चुका था। मोलर मास कितना होता है वाटर का? वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18 होगा ना। देखिए 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 है, तो 16 + 2 = 18, है ना। 18 आपका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। तो अगर मोलर मास लिखना हो तो उसी को ग्राम में लिख देंगे, 18 ग्राम लिख देंगे, है ना, 18 ग्राम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? n क्या नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल जाएगा हमें? 55.55 मोल, है ना, 55.55 मोल। सो फाइनली हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, है ना। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं। कैसे मिला है? स्टेप 3 में जाकर के हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज किया है, तो मैं उसमें वहां पर साइड में आपको स्टेप 3 लिख देती हूँ। तो पहले आप लोग इससे फेयर करिए, इसको आप मेंशन कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब मैं रब करती हूँ और आगे उसको लिखती हूँ। स्टेप 3 में लिखती हूँ कि हम लोगों ने थर्ड स्टेप में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइनली कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए लिखते हैं, और किस फॉर्मूले का यूज करके लिखा है उसको लिखते हैं, ठीक है। ये सारी टिप्स आपको काम आती रहेंगी, आगे भी कई सारे क्वेश्चंस में काम आती रहेंगी। तो हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने फाइनली निकाल लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर स्मॉल n निकाल लिया है। कैसे निकाला है? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, n = W/M। W हमारा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन m। m क्या है? मोलर मास है। अगर आपको लगता है आप भूल जाएंगे तो ब्रैकेट में लिखिए मोलर मास, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमें वाटर का मिल चुका है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फाइनली हमें क्या मिल चुका है? N2 मिल चुका है। N2 हमें कितना मिला है? 55.55 मोल। तो अब हमें N2 की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम लोग इजीली N1 भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल मिलेगा, तुरंत हम लोग मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? क्योंकि हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए 2 ही चीज चाहिए थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें कैसे मिल गया था? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मोलैरिटी की बात हो रही है, और मोलैरिटी किस में देखी जाती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में देखी जाती है ना। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हमें लेना है? 1 लीटर लेना है ना। तो अभी
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्लियर है कि वॉल्यूम 1 लीटर लेना है, तभी अभी हम लोगों ने वहां पे 1 लीटर ही लेकर के कैलकुलेशन किया था, है ना। 1 लीटर वाटर को लिया गया है और उसमें थोड़ा सा कुछ परसेंट क्या है, कुछ ड्रॉप्स आपको इथेनॉल मिला दिया गया है और इथेनॉल मिला करके सॉल्यूशन बना लिया गया है, ठीक है। तो वाटर का वॉल्यूम भी ऐसे ही पता चल पाया था, ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ऐसे ही पता चल गया है। तो वी तो हमें पता चल ही गया था, बस हमें इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो हमारी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए फिर हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट, N2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ये हमारा क्या है, N1 है, ओके। ये हमारा क्या है, N1 है, ठीक है। N1 यहाँ पे भी है, प्लस क्या है, N2 है। तो N2 की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 55.55, इतना हमें मिल गया है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन चलिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास स्पेस की कमी है तो हम वहां पे करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, N1 इंटू 1, है ना। इधर हमें क्या मिल रहा है, N1 इंटू 1 मिल रहा है, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है। देखिए इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पहले ये आपका 0.04 का मल्टीप्लीकेशन N1 में हो जाएगा, है ना, प्लस इसके साथ भी तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखेंगे। मैं कैलकुलेशन इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बायो वाले बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0.40 है ना, 0.40 इंटू क्या है आपका N1 है ना, इंटू क्या है N1 है, ये हो गया प्लस। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करिए, पहले इधर प्लस के साथ जो चीज थी उसके साथ आपने मल्टीप्लीकेशन किया, फिर इसके साथ भी तो होगा ना, प्लस। अब ये देखिए इधर देखिए, अब क्या हो जाएगा, प्लस 0.40 इंटू क्या हो जाएगा 55.55, इतना हो गया। अब आगे बढ़िए, चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों को आप फटाफट इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अच्छा N1 इंटू 1 करेंगे तो कितना ही होगा, चाहे आप इसको सिर्फ N1 ही लिखिए, ठीक है, 1 ही हो जाएगा, वो तो अंडरस्टूड ही है। ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा 0.04 N1 प्लस क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, आपको मिलेगा 2.222, ठीक है, 2.222। मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रखा है, मैं देख लेती हूँ। हाँ, तो ये हमें मिल रहा था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें ये 2.222 ही मिल रहा था, ठीक है, ये हमें मिल रहा है ना। चलिए इतना हमें मिल गया है, अब इसके आगे का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये आपका N1 है, ये भी आपका क्या है N1 है ना। तो दो सेम टाइप की चीजें सेम साइड पर लाएं, ठीक है, सेम साइड पर लाते हैं। चलिए ये क्या है आपका, ये 1 टाइम N1 है ना, ये 1 N1 है, और ये कितना N1 है, 0.040 N1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N1, जब ये इधर आएगा, ये तो ये प्लस में है और आप इसका साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा N1 माइनस आपका 0.040 N1, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.222, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए 1 N1 में से इतने N1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 N1 में से इतने N1 घटाएंगे तो कितना होगा, बस आप माइनस करके देखिए, 1 में से उसको माइनस करके देखिए कितना क्या है, ये कितना है, ये 0.0 क्या है 040, ठीक है, कितना आएगा 0 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, और ये क्या हो गया आपको 0, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 0.960 N1 इज इक्वल टू 2.222, इतना ही मिल रहा है ना। देखिए ये इतना मिल रहा है आपको। अब यहाँ से हमें N1 निकालना है, तो इसके आगे का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले इतना पूरा मेंशन करिए, सब लोग इतना मेंशन करिए, फिर इसके आगे का मैं यहाँ पे फेयर लिख रही हूँ,
फिर देखिएगा, पहले इतना सभी बच्चे मेंशन कर लीजिए। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। इधर आते हैं, उसके आगे देखिए, इतना हमें मिल रहा है ना, N1 की वैल्यू मिल रही है। अब देखिए कैसे हो जाएगा, N1 हमें कैलकुलेट करना है। N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.222 अपॉन क्या मिल रहा है हमें, 0.960। सो फाइनली N1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, आपको मिलेगा 2.314। 2.314, कुछ नहीं करना है, जस्ट डिवीजन करना है, बस इतना करके चेक करिए। तो हमें N1 कितने मोल मिल गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल N1 कितने मोल मिल गए, 2.314 मोल। ओके, हमें देखिए N1 की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे इतना सारा ये पूरा कैलकुलेशन करिए, उसके बाद इसको लिखिए, ये पूरा इतना लिखिए। ठीक है, तो N1 भी हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पे N1 भी लिख लेते हैं। हमें क्या मिल चुका है, N1 2.314 मोल। ओके, 314 मोल मिल गया है। N1 किसके लिए हमने माना है, भूलिएगा नहीं, N1 हमने माना है इथेनॉल के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, इथेनॉल के लिए। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए C2H5OH, और ये किसके लिए, वाटर के लिए, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए H2O। ठीक है, C2H5OH हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें फाइनली मिल चुका है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, यानी कि सॉल्यूट मिल चुका है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, स्टेप 4 में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टेप 4 भी मेंशन कर ले साइड में, क्या किया हम लोगों ने स्टेप 4 में, क्या किया है, स्टेप 4 में हम लोगों ने निकाला है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। कैसे निकाला है, कैसे निकाला है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, इसके लिए मान लीजिए Chi1 मान लेते हैं। Chi1 इज इक्वल टू हम लोगों ने यूज किया N1 अपॉन N1 प्लस N2 का यूज करके हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैसे निकाली, हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने N1 की वैल्यू को निकाला है ना, N1 को निकाला है। कैसे निकाला है, इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला है। ठीक है, ये हो गया, स्टेप 4 हो गया। आते हैं लास्ट स्टेप में, और स्टेप 5 में जाकर के फाइनली हमारा ये आंसर मिल पाएगा। क्या मिलेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 हमें यहाँ पे इथेनॉल कितना मिला है, 2.314 मोल मिला है। अपॉन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करें लीटर में, तो 1 लीटर है। तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो 2.13 क्या मिलेगा, मोलर। जब मोलैरिटी होती है तो क्या लिखते हैं आंसर, मोलर। और अगर मोलैलिटी पूछता, मोलालिटी पूछता, तो यहाँ पे लिखते हैं मोलल। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, इतने मोलर। तो अब जाके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो पाया है, और हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पहुंच चुके थे, स्टेप नंबर 5 में पहुंचे। तो स्टेप नंबर 5 में फाइनली हमें कैपिटल M मिल चुका है। कैसे मिला है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए, साइड में स्टेप जरूर लिखिएगा, और सारी चीजें फेयर में मेंशन कर लीजिए। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, और हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं, ये आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.30। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए, तो इसको देखते हैं कैसे होगा। क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम। क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 एटम का मास पूछ रहा है, मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम का मास पूछ रहा है। तो इसमें तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कैसे होगा, देखिए ये लिखा क्या है यहाँ पे,
12 कार्बन, 12 से क्या पता चल रहा है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कार्बन के 3 आइसोटोप्स, है ना, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है। तो वहां पे आप अब देखिए, वहां पे आप लोगों ने 3 आइसोटोप्स पढ़ा होगा, और मैंने भी आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बताया है कि अगर देखिए ये क्या है, ये जो लिखा है ये आपका क्या है, ये आपको क्या पता चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब कार्बन के एटॉमिक मास है ना, ये सब क्या है, कार्बन के एटॉमिक मास है। तो देखिए, मैंने अभी आपको जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वहां पे पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि एटॉमिक मास देख करके हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। जब हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग एटॉमिक मास का यूज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, है ना। मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, बताती हूँ, समझिएगा। यहाँ पे ये हमें जो 12 मिला है ना, 12, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारा यहाँ पे है 12, ठीक है, 12 है। तो एटॉमिक मास पता चल गया है, तो क्या हमें मोलर मास पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। इसी को हम लोग ग्राम में लिख देंगे, मोलर मास हो जाएगा, है ना। तो मोलर मास ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 12 ग्राम, है ना, 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर अब ये देखिए मोलर मास की बात हो रही है ना, मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें, मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, है ना। मोलर मास की डेफिनेशन, मोलर मास का यूज मैंने आपको जब मोल कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर दिया था, तो वहां पे बताया था ना कि मोलर मास क्या बताता है, 1 मोल में आपके एलिमेंट का मास बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कैलकुलेट करना है। सिर्फ 1 कार्बन के सिर्फ 1 एटम का मास बताना है। तो पहले जब 1 एटम की बात कर ही रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम की बात कर ही रहे हैं, है ना, 1 एटम का मास बताना है, तो बात हमें कहाँ पर ले जानी पड़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक ले जानी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम लोग 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो कितना होता है, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की बात करें 1 मोल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल कितना होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, यही होगा ना। तो अब देखिए इस पूरे डेटा को देख के हमें क्या पता चल रहा है, इस पूरे डेटा को देख के हमें ये पता चल रहा है कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का जो मास है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है ना। अगर देखिए यहाँ पे देखिए 1 मोल में, अगर हम लोग 1 मोल में कार्बन एटम के मास की बात करें तो 12 ग्राम है ना, यानी कि और 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम है। तो इन दोनों को देख के क्या पता चल रहा है, इन दोनों को देख के ये पता चल रहा है कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो जब इतने एटम का मास हमें पता है, तो क्या हम 1 एटम का मास नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे फेयरली कैसे मेंशन करेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे वी नो दैट, या फिर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द अबव डेटा वी नो दैट what the mass of
6.023 into 10 to the power 23 12 carbon atoms is equal to what? 12 gram. Therefore the mass of one 12 carbon atom is equal to क्या हो जाएगा? सिंपल है ना, 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23। बस अब कैलकुलेशन कर लीजिए। क्या करना है, इसको ऊपर भेज दीजिए। आप इस तरह से लिख लीजिए 12 इंटू, ये आपका प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 to the power -23 अपॉन 6.023। ठीक है, 6.023 इसको हम लोग 10 to the power 3 लिख सकते हैं ना। 3 आपके 3 डिजिट्स के बाद ये वाला डेसिमल पॉइंट है ना, अगर इसको हटाते हैं, मान लीजिए डेसिमल हटाते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 to the power 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना है। डिवीजन खुद से कर लीजिएगा। आंसर बता देती हूँ कितना मिल रहा है। आंसर मिल रहा है 1.993 इंटू 10 to the power -23। क्या हो जाएगा? ग्राम, क्योंकि आप मास निकाल रहे हो ना, मास इन ग्राम। ठीक है, तो मास इतना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं। जैसे मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कराया था ना, कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें क्या क्या बताती है, तो वहां पे हम लोगों ने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख करके पूरा डेटा निकाल लिया था। फिर उसी से हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते थे, चाहे मास कैलकुलेट करना हो, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना हो, चाहे वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते। तो जब भी इस तरह की चीजें दी हुई हो ना, तो बस एटॉमिक मास को पकड़िए। सबसे पहले एटॉमिक मास की हेल्प से मोलर मास लिखिए। मोलर मास की हेल्प से 1 मोल में आप लोग उसका अमाउंट लिख लीजिए। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लीजिए, और फिर चीजों को कनेक्ट कर दीजिए, है ना। आपको बस इससे इतने से ये पता चल गया कि अगर इतने एटम का मास इतना होता है, तो 1 एटम का मास करने के लिए मुझे क्या करना है, जस्ट नॉर्मल 1 डिवीजन ही तो करना है, सिर्फ एक भाग ही तो देना है। बस दिया और आंसर आ गया, है ना। सिंपल सी चीज थी ना, था ना ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल। चलिए, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो ये वाला लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।